ठीक, इसको हाँ सबसे पहले क्या डिस्कस करना है ये बताइए। एससीवी का एक क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 80। ठीक है, क्या मुझे एससीवी है किसी के पास, कोई लाया? ठीक, मैं क्वेश्चन भी समझा देता हूं बच्चों आपको, ताकि है ना आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, द अर्थ रिसीव सोलर रेडिएशन एट ए रेट ऑफ 8.2 8.2 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये है इसको एक और नाम दिया जाता है, पता है? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट भी इसका नाम होता है। सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं बच्चों? सोलर कांस्टेंट कहते हैं अर्थ पर किसी भी पॉइंट पर, या कोई आप डीए एरिया लीजिए, इस डीए एरिया में कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम गिर रही है, मतलब कितनी पावर सन के कारण इंसिडेंट हो रही है, डीपी बाई डीए कर दीजिए, ये उस पॉइंट का सोलर कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, पहले तो ये जान लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ये आगे भी कभी कभार डायरेक्ट भी बोल दिया जाता है, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज दिस, तो समझ जाइएगा सोलर कांस्टेंट का मतलब कितना क्या है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी कुल मिला करके, ठीक, ड्यू टू सन ऑन द अर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनना। ये इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है, एज्यूमिंग दैट द सन रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी। इसमें एज्यूम क्या करना है, सन तो ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट करता ही है, ये पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, ऐसा ही होता है। ठीक, कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, द एंगल सबटेंड बाय द सन ऑन द अर्थ इज गिवन। ठीक, तो हमसे बोला गया है कि भाई एंगल सबटेंड गिवन है, ध्यान देना जरा, ये है अर्थ, ठीक, यहां पर है सन, बहुत दूर कहीं ये सन है। अब सन से अर्थ पर गिरने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी ये बताना है। सबसे पहला काम तो ये करता है। ठीक, मैं क्या किया, ये रेडियस आर, ठीक, अब इस रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करो, इस रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करो सन के चारों तरफ। ठीक है, ये बताइए सन से इस बीच में, इस स्फीयर और सन के बीच में क्या कहीं एनर्जी बन रही है, क्या कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है? तो क्या मैं कह सकता हूं जितनी सन से एनर्जी निकल रही होगी वो सारी की सारी इस स्फीयर से टकराएगी? सभी लोग सहमत हो? अच्छा, सन से कितनी एनर्जी निकलेगी बच्चों? अगर सन का रेडियस मैं यहां पर कैपिटल आर लेता हूं तो मैं बताता हूं, ई तो 1 होगा क्योंकि ब्लैक बॉडी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। सभी लोग सहमत हो? इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रही होगी। तो क्या कहते हो, इस बड़े वाले स्फीयर पर भी सेम एनर्जी पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रही होगी। तो बड़े वाले स्फीयर पर यूनिट एरिया कितनी इंसिडेंट हो रही होगी? बोलो बोलो बोलो। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय, बोलो, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट है? ठीक है, तो पूछा ये जा रहा है बच्चों, हमसे पूछा ये जा रहा है, ध्यान से सुनना। पूछी तो कई चीजें जा सकती है। पूछा यहां टेम्परेचर गया है, दिया गया सोलर कांस्टेंट। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सन का टेम्परेचर ये है, सोलर कांस्टेंट बताइए। ठीक, मैं कहा ये आ गया, ये क्या चीज है, ये सोलर कांस्टेंट और ये गिवन है, ये गिवन है। और क्या गिवन है बताता हूं, और क्या गिवन है। अर्थ पर
सन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, मतलब जेई एडवांस में आने के चांसेस, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक, रिलेटिव कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट चांसेस इस क्वेश्चन के हैं जेई एडवांस में आने के, ऐसे क्वेश्चन के। ठीक, इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है जिससे ताकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा हो जाएं, पता ध्यान क्या रखना है? बहुत सिंपल सी चीज, कभी भी इंटेंसिटी पूछी जाए किसी ब्लैक बॉडी से, किसी स्फेरिकल ब्लैक बॉडी से किसी भी डिस्टेंस पर, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उस डिस्टेंस पर वो ब्लैक बॉडी कितना एंगल सबटेंड कर रही है इस पर। कैसे, जरा देखना तो सही बच्चों, ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्या मैं कह सकता हूं ये थीटा 2r बाई स्मॉल आर होगा? आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है भाई। 2r आर्क की तरह काम करेगी ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती तो दिक्कत हो जाती, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये लेंथ को डायरेक्ट आर्क लेंथ कह सकते हैं ना भाई। अभी समझ में आ गई बात? हाँ बोल। अदरवाइज सॉलिड एंगल से सॉल्व करना पड़ता अगर ये डिस्टेंस छोटी होती। अब चूंकि बड़ी है तो सीधा एंगल से काम कर ले रहा है। ठीक, क्या ही कह सकता हूं, आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा एंगल के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो जरा, यहां पर भी आर बाई आर आ रहा है क्या? आर बाई आर की वैल्यू वहां से देखो कितनी आ रही, थीटा बाई 2 रख दीजिए वैल्यू जरा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा थीटा स्क्वायर बाई इंटू टी की पावर बराबर एस। क्या टेम्परेचर आ जाएगा? तो ध्यान रख लेना, किसी भी ब्लैक बॉडी से बहुत दूर, किसी भी ब्लैक बॉडी से बहुत दूर उसकी इंटेंसिटी एंगल मेड बाय द ब्लैक बॉडी एट दैट पॉइंट पर डिपेंड करती है और प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखने वाली चीज है जो आगे चल करके कभी पूछी जा सकती है। ठीक, नोट कर लीजिए। सन से अर्थ पर जो एंगल बन रहा है, मतलब तुम यहां खड़े हो और तुम देख रहे हो तुम्हारी आंख पर सन कितना एंगल बना रहा है, ये वो एंगल। ठीक, हाँ भाई साहब सही है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए। और कोई डाउट एससीबी में सॉल्व एग्जांपल्स में था? नहीं, यही था, यही पूछा भी जाता है जनरली। और हाँ बता बेटा, कौन सा दूं तेरे को? लो बना। 18th, 13th. 1 mole of an ideal monatomic gas is kept in a rigid vessel. The vessel is kept inside a steam chamber whose temperature is 97 degree. Initially, the temperature of the gas is 5 degree centigrade. The walls of the vessel have an inner surface of area इतना नहीं, एवरेज वाले मेथड से जो आएगा वो गलत आएगा, कि आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि इन्होंने कन्वेक्शन का यूज़ किया एक्चुअली में और उसमें एवरेज टेम्परेचर का यूज़ कर लिया है, जो कि एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस इन्होंने कहा स्मॉल है, इसलिए हम एवरेज टेम्परेचर का यूज़ कर ले रहे हैं, जबकि वो गलत है, एवरेज टेम्परेचर का नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब करेंगे कैसे इसको देख लेते हैं। तो 1 मोल, मैं सबको बता देता हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज केप्ट इन ए रिजिड वेसल। ठीक, द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ स्टीम चैम्बर whose temperature is 97 degree centigrade. ठीक, initially the temperature of the gas is 5 degree centigrade. The walls of the vessel have an inner surface of area 800 centimeter square and thickness 1 centimeter. If the temperature of the gas increases to 9 degree centigrade in 5 seconds, find the thermal conductivity of the material of the wall. सबसे पहली चीज तो बच्चों, जो 97 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने, वो कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने
गैस का टेम्परेचर एवरेज ले लिया है, मतलब मैं बताता हूं सॉल्यूशन में, द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस इज 92 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 5 सेकेंड the temperature difference become 88 degree centigrade. As the change in the temperature difference is small, we work with the average temperature difference. और इन्होंने एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस लेकर के काम कर दिया, जो कि सही नहीं है। तो कैसे करेंगे काम ऐसे करेंगे कि हम मान लेते हैं किसी समय पर गैस का टेम्परेचर T है और उस समय dt सेकेंड में उसका टेम्परेचर D कैपिटल T बढ़ गया। सही है भाई, तो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे ऐसे केस में dq बाई dt कंडक्शन के थ्रू, दैट इज ka स्टीम का टेम्परेचर बोलो बच्चों 92 97 है क्या, 97 माइनस टी गैस का टेम्परेचर किसी मूवमेंट पर डिवाइडेड बाय थिकनेस, ये किसी भी समय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहा जा सकता है। अच्छा, इंटू dt कर दूं तो इतनी हीट गैस को मिली होगी बच्चों, मिली होगी, कंफर्म, ये बराबर होगी NCV D कैपिटल T के। NCV क्यों लिखा, चलो जी बताओ, NCV क्यों लिखा, रिजिड कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखिए लॉग का फंक्शन बनेगा dt के नीचे आके, इंटीग्रेट करके आंसर निकालिए। आप सनत, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नेक्स्ट क्लास में तुम मुझे बताओगे या तुम मुझे मैसेज करके बताओगे कि आंसर में डिफरेंस क्या आ रहा है, एक्चुअल आंसर क्या है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ और बताओ जी, और कोई डाउट SCV में? नहीं, तो SCV में रेडिएशन के क्या मैंने आखिरी के 5 क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, लिख लीजिए। SCV के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 50 to 55, बल्कि थोड़ा सा और देता हूं, 48 to 55 ये आपको करके लाना है। 48 to 55 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कर लिए तो समझ लीजिए जेई में इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस प्रबल हैं, बहुत ज्यादा है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट पर। सर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई के सिलेबस में है वो नहीं है, लिस्ट नहीं है, ऐसे पूछ ले रहा, किसी चैप्टर के पूछ रहे हो। हाँ ना, सोलर कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डी एरिया लेना होगा। जब डी एरिया लेंगे तो बहुत छोटा ही होगा, तो उसको तो उस अर्थ के कर्वेचर से डिपेंडेंसी आएगी नहीं, प्रोजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। नहीं 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 नहीं, दैट इज एवरेज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट किसी पॉइंट का, हर पॉइंट का अलग अलग होता है, कहीं पर सन ऊपर है तो कहीं पर सन इस साइड है ना, तो सोलर कांस्टेंट अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होता है। हम डीए एरिया लेते हैं, उस डीए एरिया पर कितना इंसिडेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय काम। ठीक, चल। हाँ, अगर किसी ने कहा अर्थ पर एवरेज सोलर कांस्टेंट बताइए, तो आपने जो बताया उससे काम कर सकते हैं। हाँ भाई, कुछ भी नहीं हो रहा बे, हैंग कर गया ना? हाँ अबे तुम हैक कर लिया यार, यार ऐसा क्या करते हो बे, ऐसी क्या नाराजगी है? ये देखो ये हैक कर लिए, बताओ क्या करें हम? आज क्या कसम खा के आए हैं सारे डिवाइस की क्लास होने नहीं देंगे। अरे हम तो सोचे ये उठी है शायद कुछ सही करने आई है, बेवकूफ लड़की। मगर अरे वाह शाबाश, चलो कोई तो आया इसको सही करने, उठ करके वहां पंखा बंद करने जा रही। इतना काम तो हम भी कर लेते। वाह, देखो फिर एंड प्रोसेस कुछ तो है। ये है क्या, चल क्या रहा है?
यहां पर ये तो दिखेगा भी नहीं। लॉन्ग प्रेस करो, कर दिया। और कितना करें लॉन्ग, बड़े आए, लॉन्ग प्रेस करो। हाँ देखो क्या दिखाएं, क्या चल क्या रहा था ये बताओ। कोई बता रहा था कोई बात? ठीक, असाइनमेंट निकाले। असाइनमेंट में कहां पहुंच गए हम लोग? असाइनमेंट वाला कंप्लीट हो गया था, अगले असाइनमेंट में पहुंचे, बचा है? चलो निकालो भाई। हाँ थर्मोडायनेमिक्स की असाइनमेंट मिली नहीं, फ्लूइड्स की मिल गई। आज मिली है। बातें बता देता हूँ तुमको, ठीक है, जब असाइनमेंट जब तक आ रहा है। रेडिएशन में व्यू फैक्टर कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन होता यह है कि जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है और ये रेडिएशन एमिट कर रही है, ठीक है, इसके कारण इस बॉडी पर इससे रेडिएशन का कितना फ्रैक्शन गिरेगा, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड शेप फैक्टर। ठीक, और उसके बाद थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी होती है। इस शेप फैक्टर बॉडी 1 से 2 के लिए जो होता है वही बॉडी 2 से 1 के लिए भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सब नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ शेप फैक्टर कोई भी आता है पैराग्राफ में तो कुछ भी आ सकता है। मैं जो बताने जा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स में वो जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ एक दो काम की चीजें थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं। नेक्स्ट ईयर बताने लायक बन जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर एंट्रोपी ऐड हो गया है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी ऐड हो गया है। केमिस्ट्री में लेकिन काफी पढ़ा दिया जाता है। हाँ अच्छा, चलिए शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशन से। चलिए बताइए आप में से कितने लोग क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जानते हैं? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बता सकते हो? बताएं। बहुत सारे स्टेप जो होता है। चलो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस समझिएगा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों समझिए, हम क्यों समझे। नाम ले दिया क्यों पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब ये समझ जाओगे इसको क्यों पढ़े तो ऑटोमेटिकली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस समझ जाओ। देखो क्यों पढ़े, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। एक बात बताओ, किसी ने कहा इस रूम में गैस आइडियल है, मान लो
और अप्लाई करो पीवी बराबर एनआरटी। ठीक, पीडीआर ने अभी पंखा बंद किया है, किया है? कोई इसके पास बैठा है, ठंड लग रही हो, कोई इसके दूर बैठा है, उसको ठंडी लग रही हो, कोई सबसे पूछा चलो तुम पे पीवी परसों एनआरटी का टेम्परेचर बताओ, वो कह रहा है ये बहुत कम टेम्परेचर में अरे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ का टेम्परेचर तो 22 डिग्री है। जब एक कार में दो इसी कार तो रूम की तो बात छोड़ो, तो बताइए उसका टेम्परेचर वेल डिफाइंड है क्या? क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? कह सकते हैं कि इस रूम की गैस आपस में ही इक्विलिब्रियम में नहीं है, नहीं है ना? कंफर्म? सभी लोग सहमत हो? इसलिए गैस की डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर, इसका मतलब यहाँ पीवी क्वेश्चन कहां लगा सकते, जहां सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू यूनिफॉर्म हो वहां लगा सकते होंगे। तो जहां in quasi-static process, every instant of time during the process, gas remains in equilibrium, internal as well as external. समझ में आ गई बात? जरूरत क्यों नहीं समझ में आया? पी कौन सा आधे का अलग है, पी कौन सा आधे का अलग है, तो लगाओ कैसे? राइट, ये इंटेंसिव में आएगा, एक्सटेंसिव में नहीं आएगा भाई। वॉल्यूम तो तुम तुरंत कह दो तुमका वाला, कोई दिक्कत ही नहीं था। दिक्कत किसमें आएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, नहीं आएगी? लिखना शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेकिन फिर वही बात, वो हर पॉइंट का अलग गैस की तरह बिहेव करेगी और आपस में हीट एक्सचेंज करेगी। ठीक, तो लिखे इन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, इन a quasi-static process, at each step of the process, gas maintains internal as well as external equilibrium. Internal as well as external equilibrium. अब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल क्यों बोला है? क्योंकि इंटरनल रही तब पाएगा जब एक्सटर्नल। कैसे? कि देखो कैसे, ध्यान देना बच्चों, ये पिस्टन आ रहा है, यहां पर फोर्स एफ लग रहा है, ठीक, यहां पर फोर्स लग रहा है पीए, ठीक है, पिस्टन दौड़ रहा है, पिस्टन है मास एम का, धन भागता चला, ठीक। अब ये बताइए जो पार्टिकल पिस्टन से अभी ताजा ताजा टकरा करके इधर आए हैं, इलास्टिक कोलिजन किया है, मान लीजिए वो टकराया बी से, याद करिए इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा होगा, दीवार से अगर टकराएगा तो बी प्लस 2b से लौटेगा, क्यों भाई? तो ये लौट रहे हैं बी प्लस 2b से, और जो आ रहे हैं अभी वो आ रहे हैं बी से, तो यहाँ का माहौल गर्म होगा, क्यों भाई? यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पर एनर्जी उतनी ज्यादा, क्या क्वासी-स्टैटिक है? नहीं, नहीं हो गई बात, क्वासी-स्टैटिक कब होगा? जब ये भी ये वेलोसिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगी, तो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन हमारे सिलेबस में फिजिक्स में चाहे क्वासी-स्टैटिक हो और चाहे ना हो, हमें मानना क्वासी-स्टैटिक, मतलब हमारे सिलेबस में यहाँ स्प्रिंग भी लगा दी जाएगी, ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसी तैसी जिसमें क्वासी-स्टैटिक तो इम्पॉसिबल है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यार तो साउंड वेव पढ़ी है, तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन हुए हैं साउंड की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पर जब पिस्टन ऑसिलेट करेगा वो ऑसिलेशन साउंड की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो क्या प्रेशर हर जगह यूनिफॉर्म होगा?
तो एक ऐसे लगा देते हो, ऐसे लगा देते हैं कि अगर स्मॉल ऑसिलेशन माने जाए तो प्रेशर का वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में रिलेटिवली स्मॉल, इसलिए लगा तो मैं आगे बात, इसलिए अप्रोक्सीमेटली पॉसिबल लोग लगा देते हैं जो कि है इवन हम लोग कहते क्या है, हम लोग पढ़ते क्या है, अरे फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं, स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, कभी पढ़ा है किसी ने? ऐसे ही चिल्ला चिल्ला का फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक, क्यों? क्योंकि हीट एक्सचेंज करने का टाइम भी नहीं मिलता, और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस की ऐसी की ऐसी हो गई, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस की ऐसी भाई टायर बस्ट हुआ, ये आइडिया है, अरे बस्ट हो करके एक हवा में से कुछ और है, एक कुछ और है, एक कुछ और है, कहां से किस पे लगा रहा है यार, लेकिन लगाते हैं, लेकिन लगा क्यों? क्योंकि इसके अलावा हम कुछ और रियल गैस में भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि रियल गैस की भी जो इक्वेशन लिखनी है उसमें उन पैरामीटर्स की वैल्यू तभी लिख पाओगे ना जब वो यूनिक हो, वरना वैल्यू कैसे लिखो भाई? उसमें जो पी बी एन आर टी आता है उसमें टी लिखोगे क्या? अलग अलग पॉइंट अलग अलग है क्या भाई? बच्चों क्वासीस्टैटिक का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से चमका? आपके सिलेबस में एक प्रोसेस को माना जाता है कि वो क्वासीस्टैटिक नहीं है, वो दिल से माना है, एंड दैट प्रोसेस इज प्री एक्सपेंशन। तो प्री एक्सपेंशन इज नॉट अ क्वासीस्टैटिक, प्री एक्सपेंशन इज नॉट अ क्वासीस्टैटिक। In a non-quasi-static process, in a non-quasi-static process, we cannot apply W equals to work done by the gas, work done by the gas बराबर इंटीग्रल पी टी, because P is not defined in that case, P defined ही नहीं है। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं? लिखिए, in such cases we can calculate work done by the gas, in such cases we can calculate work done by the gas, using work energy theorem on the piston. थर्मो का सीट है ना बच्चों, हाँ चक्कर क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने समझ लिया कि वो केमिस्ट्री का है, वो अभी अटका है। अब अगर इसने धोखा दिया, किसी एक को तो तोड़ूंगा मैं, बता दो किसको तोड़ना है? तेरे को किसको? अच्छा अब मुझे तेरा बलि बलि देने के लिए इसी पे आएगा, चलो इसी पे ठीक है, इसी पे आता है। हाँ देखो जैसे कैसे कभी कभार हमसे पूछा जाता है, ये दिख रहा है एक पेन दिख रहा है ना, ठीक, कहा गया है कि ये एक चैम्बर है एडियाबैटिक वॉल का। बच्चों एडियाबैटिक वॉल किसे कहते हैं पता है क्या? इससे हीट ट्रांसफर ना, बिल्कुल शाबाश, बहुत। यहां पर एक गैस है, ये गैस है, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ये वैक्यूम, ये वैक्यूम, ठीक। पिस्टन मासलेस,
masses and release from us. पूछा गया है फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड ऑल्सो फाइंड चेंज इन एंट्रोपी। मान लो केमिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ा देता हूं, एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ ये भी पूछा गया। बताओ जी, बर्डन बाय द गैस कैसे निकालें? हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना चाहते हैं ऑन द गैस, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे प्रोसेस में, प्रोसेस क्या है बच्चा? प्रोसेस है यहां से इस सिचुएशन तक, इसका यहां पर ये प्रोसेस छोड़ दिया, प्री एक्सपेंशन हुआ, इसका लास्ट में ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर क्या हो। थोड़ी देर आप सोचिए, मैं आपको मौका देता हूं, बोलना नहीं है, कॉपी में लिखना है। ये वॉल्यूम है भी, ये भी वॉल्यूम है भी, एंट्रोपी में चेंज भी करना है। तो आइडिया बैठ हीट अगर आदमी भी जाननी तो आइडिया एक बात जीवन में याद रखिए, कभी भी कोई कहे दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब होता है कोई प्रोसेस पीवी प्लस एनर्जी को का दोनों तरीके से पीवी टी तीन है, तीन में से दो चीजें अगर फिक्स कर दो तो किस गया? दो प्रोसेस एक साथ कभी नहीं मिक्स करना। पहली बात तो प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, प्रोसेस डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये लिखिए, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, मतलब प्रोसेस स्टैटिक नहीं है, तो प्रेशर डिफाइंड ही नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, टेंपरेचर डिफाइंड ही नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। समझ आया? सिंस देखो, सिंस P and B, तो P and B cannot be defined during the process, cannot be defined during the process. Therefore, we cannot apply PV equals to nRT during the process. Therefore, we cannot apply PV equals to nRT during the process for the gas. एक्सपेंशन कंफर्म है कि क्या होगा? नॉन क्वासी स्टैटिक होगा। अब यहाँ पर जब क्वासी स्टैटिक नहीं तो वर्क डन देखो कैसे निकालने जा रहा है। एक लिखवाया आपको, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द पिस्टन। ठीक, चलिए बताइए पिस्टन का मास कितना है? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन 0 होगी, यानी कि टोटल वर्क डन ऑन द पिस्टन 0 होगा। वर्क डन टोटल ऑन द पिस्टन 0। इधर से फोर्स कितना है? 0। और टोटल वर्क अगर 0 करना है तो यहाँ फोर्स भी कितना होगा? यानी कि वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस। हाँ, क्योंकि मासलेस बॉडी को चलाने के फोर्स यहाँ पर वो चला कैसे, क्योंकि चलाने के लिए फोर्स चाहिए। ठीक, तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस डेल्टा क्यू बोलिए 0, डब्ल्यू बोलिए, डेल्टा यू बोलिए। हाँ, इसलिए इनिशियल टेम्परेचर बराबर का मतलब आइसोथर्मल नहीं है। इनिशियल डिफाइंड है, ड्यूरिंग द प्रोसेस डिफाइंड। इस बात में ध्यान रखिए, नहीं कह सकते, वही कह रहे, ये नहीं कह सकते P1 PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये बात नहीं कही जा सकती। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कही जा सकती, क्यों? क्योंकि केवल T इनिशियल और T फाइनल बराबर है। इंटरमीडिएट टेम्परेचर हैज नो मीनिंग, मीनिंग ही नहीं है। इसको पहली बात तो ये जान लो
कि रिवर्सिबल प्रोसेस ही नहीं है तो रिवर्सल तो नहीं, तो रिवर्सल ही हुआ ना, रिवर्सल नहीं है। ठीक, अच्छा चलो अब पूछ ही लिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हो, बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन। नहीं, तो ये नॉन पॉसिबल, मतलब ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं पॉसिस्टैटिक हो लेकिन पॉसिस्टैटिक हो लेकिन इरिवर्सिबल, ऐसा हो। डेफिनेशन में तो मानता है बात यही है, क्यों फीलिंग से पढ़ते हैं, फीलिंग फीलिंग definition of reversible process, a process, a quasi-static process with no dissipating force, a quasi-static process in absence of dissipating force, friction, viscosity, energy velocity, जिनमें मैक्रोस्कोपिक एनर्जी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे प्रोसेस का डेवलपमेंट नहीं। तो आप देखिए quasi-static process, a quasi-static process in absence of dissipating force, a quasi-static process in absence of dissipating force is called reversible process. क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? आपके सामने बना हुआ है फ्री एक्सपेंशन, ये तो पहले ही खत्म, क्योंकि ये quasi-static ही नहीं है, समझ में आएगा? एक रिवर्सिबल का एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बच्चों अगला पेज ले आओ। ठीक, तो अगला पेज आधा कहां से ले तुम आओ, ये है ना बात। ठीक, जरा ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये पिस्टन, ये गैस, इस पिस्टन को स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा क्वासी-स्टैटिक, और यहां वॉल में फ्रिक्शन 0 है तो ये होगा रिवर्सिबल, अगर फ्रिक्शन है तो ये रिवर्सिबल। क्वासी-स्टैटिक तो होगा लेकिन इरिवर्सिबल, क्यों? क्योंकि जाने में हीट डिसिपेशन, सारे डिसिपेटिंग फोर्स लॉस है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्रिक्शन 0 तो ये क्या है? रिवर्सिबल, और फ्रिक्शन नॉन 0 तो ये इरिवर्सिबल। क्वासी-स्टैटिक दोनों केस को, हाँ हाँ तो लगे क्या, फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगेगा। अगर फ्रिक्शन इस बात पर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड, रिलेटिव मूवमेंट पे करता है, तो रिलेटिव मूवमेंट है तो फ्रिक्शन लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बताइए, यहाँ पर कितने लोग बता सकते हैं? मुझे एक और डेफिनेशन है, बड़े फेमस है, ये भी सब सुनिए, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसे कहते हैं? हाथ रेस करें और बताएं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसे कहते हैं? यही सबने पढ़ा होता है कि P की पावर k इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिनको इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन्हें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। इससे हमारा डेफिनेशन नहीं,
सिंपल सी डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन से मैं प्रूव करूंगा कि पॉलीटॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन ये होती है। डेफिनेशन ये नहीं, और लिखा है पॉलीटॉपिक प्रोसेस की डेफिनेशन नालायक हो, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन करने आनी चाहिए। फिजिक्स की मैथ्स है ना, इसलिए फिजिक्स थोड़ी ना। पॉलीटॉपिक प्रोसेस, a process specific molar heat capacity, a process whose molar specific heat capacity is constant. That means it does not depend on the statement. That means it does not depend on statement. Bracket. That means in bracket does not depend on state value. Bracket close. It's called polytropic process. It's called polytropic process. समझ में आया बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसे कहते हैं, और वहां से ये बात आप प्रूफ कर सकते हैं, वहां से ये बात आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं तो बताऊं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी प्रोसेस की कैसे फाइंड होती है बच्चों, बताओ बोलो, कोई बता सकता है यहाँ पर? हाँ बताइए। F/2R, जहाँ n डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस, हाँ बताइए, हाँ बताइए। P/N dV/dt ये होती है किसी भी प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, दुनिया में सारे प्रोसेस। कैसे आई है? You need to be online. अरे चुप रहो भाई, कौन बात कर रहा था तुमसे? For that you need to be online. हाँ, फर्स्ट क्लास निकाल के देख सकते हो, है ना? कैसे? NCDT क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है या माइनस होता है? प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू की वैल्यू F/2 डी की वैल्यू बताइए बात, ठीक, प्लस बोलो आगे P डी, देख लो आ जाएगा आंसर, चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम इक्वेशन आ गई, इतनी टफ नहीं है यार, है ना? अब ये कांस्टेंट है, ये बताया आपको। चलिए इससे आप इस इक्वेशन पे लाइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग ला पाते हैं। इससे, इस बात से प्रूव करिए कि प्रोसेस को इस फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। चलिए चलिए, हाँ सी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एन तो हमेशा कांस्टेंट, तो सिस्टम हमेशा बाउंडेड लेते हैं। क्या मतलब बाटी, पैराबोला की इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट कर सकते हो? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे नहीं आया फिर, किसी भी डायरेक्टली, किसी भी लोकस, किसी भी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में किया जा सकता है। कैसे? x कोऑर्डिनेट को किससे रिप्लेस कर दो? z प्लस z बार बाय 2 से, और हां अब तो हां ये बात आपसे याद ही था। और y की वैल्यू z बार माइनस z बाय 2 से रिप्लेस कर दो, उससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कर्व इक्वेशन z बार इक्वल्स टू मतलब चाहो तो z बराबर a e की पावर i की घात। ये बातें क्यों कर रहा था? वही वाली बात जो बताई थी, सिग्मा थीटा के इक्वल्स टू 12 पाई, कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है।
नीली शर्ट वाला कह रहा है कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी। हैं? ये फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं कि क्या चल रहा है ये सब? इतिहास के टीचर तो नहीं है ये। ओ भाई, क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ, नीली शर्ट तेरे पास ही पे नीली नीली नहीं है, ठीक है। हाँ, और जा रहे हो? मैं मेन सेकंड में हाँ हाँ, अच्छा बात, बढ़िया, फिर तैयारी करो बेटा। अब पॉलिट्रोपिक प्रोसेस 2 हो गया क्या? तुम्हारी ऐसी तेजी करूँ क्या है, कुछ जल्दी करो। भैया, अरे वाह, शाबाश लड़की। ये देखो, dt की जगह dv इक्वल्स टू nRT में डिफरेंशिएट करो क्या, तो p dv प्लस v dp इक्वल्स टू nr dt। जो भाई ये आ जाएगा, तो ये dt की वैल्यू अपन यहाँ रखने जा रहे हैं, तो ये आएगी p dv प्लस v dp अपॉन nr। तो n तो हो गया कैंसिल, यहाँ पर r यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करो, तो nr dt की वैल्यू ये आ गई। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी, चेक करो, सही है? ठीक, अब देखो जरा वेरिएबल सेपरेबल बन रही है इक्वेशन। ये क्या होती है वेरिएबल सेपरेबल? अरे dv के साथ v के टर्म्स और dp के साथ p के टर्म्स आ जाएंगे, कर दीजिए इंटीग्रेट, आंसर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब पहले t और v में रिलेशनशिप लिया है और बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ये क्वेश्चन फेमस बहुत है, तो आप में से कई लोगों को पता होगा शायद, भगवान जाने, लेकिन फिर पूछता हूं। ये एक प्रोसेस है ए बी। इस प्रोसेस में मान लीजिए ये वैल्यू आपको दी गई है पी नॉट और ये वैल्यू दी गई है पी। ठीक, आपसे पूछा गया है कि पहले तो ये बताइए ए से बी प्रोसेस के दौरान गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? क्या increasing, first increases that increases, first increases that increases and that increases। कैसे कहा बेटा? ये बड़ी फेमस चीज है, इसमें ध्यान से सुनना कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो इसकी क्वेश्चन निकाल लो मैथमेटिकल, ठीक, उसे पीवी क्वेश्चन आरटी में डाल दो और देख लो क्वाड्रेटिक बनती है, अपने आप समझ में आता है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सुनना बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ करिए बहुत सारे। यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर सेम होगा बच्चों। जैसे जैसे आइसोथर्मल ओरिजिन से दूर जाते हैं, बताइए टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर सेम होगा बच्चों। यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर सेम होगा बच्चों। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जब यहाँ चल रहे होंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जिस पॉइंट पर ये आइसोथर्म टेंजेंट होगा मैक्सिमम टेम्परेचर उस पॉइंट पर आएगा और उसके बाद से टेम्परेचर फिर क्या शुरू हो जाएगा? घटना। क्लियर?
समझ में आ गई बात। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पॉइंट पर आता है वो इस कोऑर्डिनेट दोनों इंटरसेप्ट का आधा होता है। मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू क्या, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, V0/2 V0/2 मैक्सिमम टेम्परेचर भी आप बता सकते हैं। समझ में आया? ये क्यों, कैसे पता चला ये ऐसा होता है, ये आधा होता है इसका। आइसोथर्मल में कहीं, आइसोथर्मल में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर दो, किसी भी पॉइंट पर, गारंटी है जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप करोगे उसकी डबल वैल्यू, अगर ये VP है, V1 है तो गारंटी है ये 2V1 होगा, ये 2V1 होगा, गारंटी है। चलो प्रूव करो, ऐसे चलाना। मेरी गाड़ी नंबर 1 जो सबसे फर्स्ट स्टेज की गाड़ी है वो है रत्ता, सेकंड स्टेज की गाड़ी है सुअर, थर्ड स्टेज की गाड़ी है आवारा सुअर। हाँ, सुअर में भी क्वालिटी रहती है। और थर्ड स्टेज आता है आवारा जंगली सुअर। हाँ, फोर्थ। उसके नेक्स्ट है आवारा फालतू सुअर। मतलब आवारा तो है, वो फालतू भी है नहीं। हाँ जी, प्रूफ कर पाए? कर दिया? अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब इस थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू P/V आती है। जिस पॉइंट पर आपने स्लोप ड्रॉ किया उसका P, उसका V ना, स्लोप होता है -P/V। अभी स्लोप नहीं है, -tan थीटा को माइनस माइनस लगा दो, अब हट गया माइनस से। ठीक, तो ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू P/V है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी पता है कि P1 होगी, फिर से ये पता चल गया कि ये वैल्यू V1 होगी, और ये ऑलरेडी V1 है, तो ये क्या हो गई 2V1। ठीक, वो भी उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो सबने पढ़ा है। ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अगली जो बात बताने जा रहा हूँ वो शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी, कई लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो ध्यान से सुनो। हाँ, कुछ बेटा। हाँ हाँ, पहले डेफिनेशन, पहले ये डिफाइन नहीं हुआ था, यही डेफिनेशन है, फिर उससे ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान देना बच्चों। फिर से वही प्रोसेस, फिर से वही प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इस बार इस प्रोसेस में हम स्लोली ए से बी जा रहे हैं, स्लोली ए से बी जा रहे हैं। हम क्या देखते हैं, ए से बी प्रोसेस जाते समय कुछ देर तक, अब हम क्या देखेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉन्टिन्यूअसली हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस,
continuously heat is absorbed by the gas, first heat is absorbed by the gas then rejected by the gas, या first rejected by the gas then absorbed by the gas. चार ऑप्शन, first absorbed then rejected. ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार, फटाफट सभी डाल लो। जो एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ देगा कि इक्वल टू गामा बराबर कांस्टेंट ग्राफ देगा। इस ग्राफ से ध्यान रखिएगा, अगर इस साइड जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती है और पीछे की ओर आएंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बात ध्यान, इस पे चलेंगे तो एंट्रोपी कांस्टेंट, इससे किसी ऊपर वाले पॉइंट पे जाएंगे तो ट्रॉपी बढ़ेगी, इससे किसी नीचे वाले पॉइंट पे आएंगे तो ट्रॉपी घटेगी। ये हिंट है, अब करिए हो जाएगा ना। वक्त से बस सोच, एंट्रोपी से सोच। dq बराबर t इंटू ds, t हमेशा पॉजिटिव, तो जो ds का साइन होगा वही dq का साइन होगा। ठीक, t हमेशा पॉजिटिव, तो जो ds का साइन होगा वही dq का साइन होगा। अब तो करो इसको, ग्राफ बना करके मल्टीपल एडियाबैटिक ग्राफ। चलो ये तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूं, ठीक है। अच्छा, डीक्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, और नेगेटिव होने का मतलब तो पहले एब्जॉर्ब बाद में, ठीक है। चल, ऑल दी बेस्ट मेंस के लिए। आज से मेंस की तैयारी पर फोकस करना है, जिसको देना है क्लास उसको, और फोकस करने का तरीका पता है क्या है सबसे अच्छा? ठीक है, तो उल्टी स्टडी करें। उल्टी स्टडी करने का मतलब जो आपसे नहीं हुए ना वो टॉपिक पढ़ना है, सोल्यूशन देख करके, और उसको एक बुक में लिख दीजिए। जो आपसे नहीं हो रहा है उसकी पूरी नोट्स लिख दीजिए। ठीक, ये आखिरी दिन तक करते रहिए, बस इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। पढ़ना ये काम करो, YouTube पर वीडियो डाल दी है मैंने, कम्युनिकेशन की वीडियो मेरे पड़े और सेमीकंडक्टर के वीडियो मनीष कुमार सिंह के, वो देखिए छोटे छोटे वीडियो, उसमें सिर्फ वही बात बताएगी कि काम क्या है, ठीक है ना। ऊपर बात वो हमने बनाई थी, तो जैसे गरीबों के लिए यार हम स्टार बैठूं मैं देखता हूँ शायद व्हाट्सएप पे कौन सा 7 क्वेश्चन क्लास में बता चुके होंगे। ये रोडो का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्लास में बता चुका हूं, देखते जाओ। क्वेश्चन ये है कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, थीटा, हाँ, और यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, बताइए टी मिनिमम कितना होना चाहिए और ये एंगल कितना होना चाहिए बीटा, इसकी वैल्यू भी बताइए ताकि टी मिनिमम हो। क्लास में बताया? हाँ देख ले, हाँ मार्गदर्शन में, और तो कहीं हमने दर्शन दिए नहीं आप लोग को, मैंने और कहीं दर्शन दिए भी नहीं तुम लोगों।
दिए। इसके अलावा फिर बाहर दर्शन में तो दर्शन के लिए मेरे वहां एलन में तब मेरा नाम ही नहीं जानते हो, जानते थे? हैं? हाँ तब जानना शुरू किया। वो एनएमएस से जब गए थे तो मुझे टीएक्स ओ एवन में जाना पड़ा था, तब शायद थोड़ा बहुत जानते हो, या मेरे स्टूडेंट से किसी ने पढ़ा हो। हाँ राहुल यादव सर है, पुनीत अग्रवाल सर है, रोहित गुप्ता सर है, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, इन सबसे पढ़ा होगा तो शायद मेरा नाम जानते हो। तो ये एम जी, अबे बूढ़ा हूं नहीं, समझ में आया? हाँ, मन में सोच रहा है भाई इतने बूढ़े नालायक, ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने इतने लोग पढ़ाया ना, अभी इतने बूढ़े हैं, बूढ़े लगते नहीं इतने। ये थीटा, तभी तो सब मेरे साथ चले हैं यहाँ पर। ये सारे स्टूडेंट हैं जितने यहाँ पर आए सब मेरे स्टूडेंट हैं। फिजिक्स मेडिकल में भी स्टूडेंट है मेरे, 2-3 टीचर फिजिक्स के खास। तो एंड म्यूएन ये आया इस साइड कितने एंगल को बच्चों, लैम्डा, तो बस हो गया खत्म। एमजी ये लैम्डा प्लस थीटा पे आया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ, ये सारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द थर्ड फोर्स, द मिनिमम वैल्यू इज परपेंडिकुलर, आंसर है इनफाइनाइट। ठीक, चलो भाई टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट मींस